नमस्कार। नमस्कार हमारे प्यारे छात्रों। आज हम आपको यूनिट 4 जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में बताएंगे। जेड ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए आप ऐसे समझिए जैसे कि कोई सिग्नल है, जैसे आप ही लोग एक सिग्नल की तरह हैं और आप क्लास में हैं तो कुछ अलग डोमेन में हैं, जैसे टाइम डोमेन। और जब आप कहीं ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो अलग डोमेन होती है, उसको आप जेड डोमेन कंसीडर कर सकते हैं। तो जेड ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा ही मैथमेटिकल पावरफुल टूल है जो कि एक डोमेन से दूसरे डोमेन में सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करता है। स्पेशली जेड ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को टाइम डोमेन से लेके जेड डोमेन में ट्रांसफॉर्म करता है। अब यहाँ दूसरा टर्म है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि है ROC, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वही, जैसे कि आप अगर ग्राउंड में भी खेलने गए तो आप पर लिमिटेशंस तो होती हैं। आपका एक दायरा होता है जिसमें आप को रह के ही खेलना है, या फिर अगर आप कॉलेज में हैं, क्लासरूम में हैं तो अलग लिमिटेशंस हैं। तो इसी तरह से हर डोमेन में एक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है। तो उसी में ही अगर सिग्नल है तभी उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आप ही की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस करनी है तो क्लास में आपका अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप ग्राउंड में होंगे तो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो सिग्नल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ROC, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जिसको समझना ही होगा और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझकर एक एक प्रॉपर्टीज़ सीरियल वाइज याद रखनी होंगी, जिससे कि आपको सारी प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो चलते हैं हम लोग पहले टॉपिक पे, जेड ट्रांसफॉर्म। तो जेड ट्रांसफॉर्म जनरली दो टाइप के होते हैं। एक यूनिलैटरल जो होता है वो पूरा राइट साइडेड जो सीक्वेंस होती है उसी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, एक्स ऑफ जेड। सबसे पहले डेफिनीशन देख लो। जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनीशन है, ए मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन टूल विच कन्वर्ट्स डिस्क्रीट टाइम सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू जेड डोमेन। अब जैसे एक्स ऑफ जेड यूनिलैटरल पहला टाइप है, तो यूनिलैटरल का फॉर्मूला है एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू सिग्मा एन स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन। कंडीशन है इसकी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 0 व्हेन एन इज लेस देन 0। इट मीन्स दैट द सीक्वेंस विल बी राइट साइड सीक्वेंस। So second type is bilateral transformation. For bilateral transformation, there is no condition. It in this limit starts from minus infinity to infinity. So here the formula is x of z is equal to sigma n is equal to minus infinity to infinity x of n z to the power minus n. So this is also known as two-sided Z transform. Similarly, unilateral is one-sided Z transform. अब एक चीज़ और समझनी होगी, Z ट्रांसफॉर्म जो होता है उसमें Z प्लेन यूज होता है ROC के लिए। तो Z प्लेन हमारा सर्कुलर प्लेन ही होता है, सारे सर्कल्स होते हैं, सर्कुलर प्लेन उसको बोलते हैं, क्योंकि Z का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू RE⁻J⍵। तो अगर इसका आप ग्राफ खींचेंगे तो सारे सर्कल्स आएंगे जिसमें रेडियस R रिप्रेजेंट होगी, एंगल ओमेगा। तो एग्जाम्पल के लिए जेड प्लेन अगर समझना है, जैसे कि आप अगर किसी तालाब में एक पत्थर फेंकें तो जिस तरह से सर्किल निकलते हैं
उसी तरह से जेड प्लेन होता है। सारे सर्किल्स का प्लेन नहीं होता है, पूरा सर्कुलर प्लेन होता है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप शूट करते हैं एक निशाने पे, तो उसमें सर्किल्स कई बने रहते हैं। जो शूट पॉट होता है, शूट बोर्ड, उसमें कई सर्किल्स बने रहते हैं। उस सेंटर वाले सर्किल पे आप लोग को निशाना करना रहता है। तो जैसे सर्किल्स बने रहते हैं उसी तरह का वो जेड प्लेन होता है, सर्कुलर प्लेन। खैर, अब सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू यू एन। यू एन मीन्स यूनिट स्टेप सीक्वेंस। तो आपको इसका जेड ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो इसमें सिंपल आप फॉर्मूला पुट कर दो, सिग्मा एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन। अब एक्स ऑफ एन की जगह यू ऑफ एन रखेंगे। यू ऑफ एन वैलिड है कहाँ से कहाँ, जब एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी हो तब ये वैल्यू 1 देगा। तो उसी तरह से हमने इसमें u ऑफ n की वैल्यू 1 ले ली, और एक जीपी क्रिएट हुई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, और उसका जीपी का फॉर्मूला यूज़ किया, जो कि ए वाई 1 माइनस आर होता है। इनफाइनाइट टर्म्स जीपी होती है, इसमें आर हमेशा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब u ऑफ n का आपने z ट्रांसफॉर्म किया तो आ गया 1/1 माइनस जेड टू द पावर माइनस 1, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू z माइनस 1। अब आते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ z इन द set of values of z in the plane for which x of z, magnitude of x of z must be finite. So the condition is x of z is equal to, x of z must be finite for mod z greater than 1। तो जैसा कि एक ग्राफ हमने दिखाया है जिसमें y एक्सिस है इमेजिनरी ऑफ z और x एक्सिस है रियल ऑफ z। तो इसमें सारे जो भी x ऑफ z जहाँ पे वैलिड होगा उसको बोलेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जो कि सारे सर्कुलर ही होंगे। तो यहाँ पे आर ओ सी दी हुई है मॉड z ग्रेटर देन 1। इट मीन्स दैट जो सर्किल है, यूनिट ऑफ सर्किल जिसकी रेडियस 1 है, उसके बाहर के सारे सर्कल्स जो है इस आर ओ सी के पार्ट होंगे। जो आर ओ सी होगी वो यूनिट रेडियस 1 सर्किल के बाहर के सारा पोर्शन वो एक्स ऑफ जेड का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। एक और डेफिनेशन होती है, एक्स ऑफ जेड इज ए फंक्शन ऑफ जेड डिफाइंड फॉर ऑल जेड इनसाइड ए आर ओ सी। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज समझते हैं। पहली प्रॉपर्टीज है, ये 7 प्रॉपर्टीज हैं। सातों प्रॉपर्टीज आपको सीरियल वाइज अच्छे से याद होनी चाहिए, जिससे कि आप कभी भी जब जेड ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जब अगर ये सीरियल वाइज याद होंगी। ये एक सजेशन ही है, सीरियल वाइज याद हो, वरना सारी याद तो होनी चाहिए। तो स्पेशली इन आर ओ सीज का यूज़ आपको इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म में बहुत होगा। वहाँ आपको सारी आर ओ सीज आनी चाहिए और रिजल्ट्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट्स भी याद हों, तब आपको इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना बहुत ईजी रहेगा। तो पहली प्रॉपर्टी है आर ओ सी इज ए सर्कल इन जेड प्लेन सेंटर्ड एट द ओरिजिन। तो जैसा कि हमने दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ली है, सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिन के बाहर के सारे सर्कुलर्स वही पूरा जेड प्लेन है, रिंग बनती जा रही हैं सारी, वो जेड प्लेन में आती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है आर ओ सी मस्ट नॉट कंटेन एनी पोल्स। आर ओ सी डज नॉट कंटेन एनी पोल्स क्यों नहीं पोल्स को कंटेन करता है? क्योंकि पोल्स पे एक्स ऑफ जेड की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, जिससे कि वो डिफाइंड नहीं हो पाता वहाँ।
थर्ड प्रॉपर्टी है आर ओ सी मस्ट बी कनेक्टेड रीजन। कनेक्टेड रीजन मीन्स जैसे अगर आपकी आर ओ सी ऊपर देखो मॉड जेड ग्रेटर देन वन है, तो मॉड जेड इक्वल टू वन वाले सर्किल को छोड़ के सारे कनेक्टेड जो रीजन्स आएंगे, सारे कनेक्टेड सर्कुलर रीजन्स जो आएंगे वो आर ओ सी का पार्ट होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्स ऑफ एन is finite duration sequence, then ROC is entire Z plane except x z of z equal to 0 और z equal to infinity। इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम ये प्रॉपर्टी आपको समझाएंगे सारी, तो ये अभी याद रखनी है क्योंकि अगर फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है वहाँ पे z इक्वल टू 0 पर हो सकता है कि x ऑफ z इन्फिनिटी टेंड कर जाए, या फिर z इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी x ऑफ z इन्फिनिटी को टेंड कर जाए। इसलिए ये दोनों ROC का पार्ट नहीं होंगे अगर फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस हुई। अब x ऑफ n इज राइट साइडेड सीक्वेंस, देन ROC इज आउटवर्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट फाइनाइट पोल टू z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर x ऑफ n हमारा राइट साइडेड सीक्वेंस है, जैसे u ऑफ n यूनिट स्टेप फंक्शन ले लो, तो उसकी जो ROC आती है मॉड z ग्रेटर देन वन, तो वो सारे सर्किल होंगे जो मॉड z ग्रेटर देन वन के बाहर होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक, सिमिलरली लेफ्ट साइड के लिए इनवर्ड टू द इनर मोस्ट पोल टू z इज इक्वल टू 0। उसके बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज है। सेवेंथ प्रॉपर्टी, अगर ROC हमारी एक्स ऑफ n हमारा टू साइडेड सीक्वेंस है, टू साइडेड सीक्वेंस है बाउंडेड ऑन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बाय ए पोल एंड डज नॉट कंटेन एनी पोल। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब सबसे पहले एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। हाँ, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, एक्स ऑफ n इज इक्वल टू डेल n। डेल n जो है वो यूनिट सैंपल सीक्वेंस या यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस, जहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पर ही वैल्यू 1 होगी, बाकी जगह पे 0। तो इसका z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला यूज़ किया और डेल ऑफ n की वैल्यू और लिमिट के अकॉर्डिंग पुट कर दी, तो x ऑफ z जो आएगा आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे ROC जो है एंटायर z प्लेन होगी, तो एंटायर z प्लेन बट इट इज़ कनेक्टेड रीजन। तो इसमें प्रॉपर्टीज सारे सर्कल्स होंगे, मतलब सारा पूरा सर्कुलर प्लेन होंगे, सारे सर्कल्स इसमें इस ROC में इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो प्रॉपर्टीज नंबर 1, ROC इज ए सर्किल इन z प्लेन सेंटर्ड एट द ओरिजिन। तो सेंटर्ड एट द ओरिजिन के अबाउट सारे सर्किल्स जो बनते जाएंगे वो ROC का पार्ट होगा, जिससे कि इंटायर जेड प्लेन बोलेंगे उसको। ठीक है, तो क्योंकि जेड प्लेन ही हमारा पूरा सर्कुलर होता है तो पूरा प्लेन आ जाएगा, जिसमें z इज इक्वल टू इन्फिनिटी से 0 से मॉड z इज इक्वल टू 0 से मॉड z इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक के सारे सर्कल्स होंगे इस ROC में। तो प्रॉपर्टीज ROC की प्रॉपर्टीज 1 इज सेटिस्फाइड। अब पेज नंबर 2 पे हमने एक एग्जांपल लिया था, x ऑफ n इज इक्वल टू u ऑफ n, जो कि राइट साइडेड सीक्वेंस है, जिसका x ऑफ z जो निकाला था वो 1/1 माइनस जेड टू द पावर -1 आया था, जिसको विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू z/z -1। अब ROC निकालनी है, तो या तो मॉड ऑफ z इनवर्स इज लेस देन 1, इट मीन्स मॉड z मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो ROC इज द आउटर मोस्ट ऑफ द ROC इज द
आर ओ सी इज दी आउटवर्ड फ्रॉम दी आउटर मोस्ट फाइनाइट पोल टू दी इन्फिनिटी, मतलब वन मॉड जेड इज इक्वल टू वन को छोड़ के उसके बाहर के सारे सर्कल्स होंगे। इसमें हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज फिफ्थ हमारी सेटिस्फाइड है, और सेकेंड क्योंकि आर ओ सी डज नॉट कंटेन एनी पोल, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है। सो in this ROC does not contain a pole, it means mod z is equal to 1, that circle will not be in the ROC। ओके, यहाँ पे हमने एक दो चीज़ें लिखी हैं। पोल मीन्स वेयर एक्स ऑफ जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, जीरोज मीन्स वेयर एक्स ऑफ जेड टेंड्स टू जीरो। So in this formula x of z is equal to z y z minus 1, अगर हमें जीरोज और पोल्स पता करने हैं तो जीरोज देगा हमारा न्यूमरेटर और पोल्स देगा हमारा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे पोल्स हो गया z इज इक्वल टू 1 और जीरोज हो गया z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिंगल जीरो है, सिंगल पोल है। अब नेक्स्ट जो दो प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं वो आप अपने से सॉल्व करना, और काफ़ी इजी है। पहले भी हमने कन्वोल्यूशन के टाइम इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो उसमें आप साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना और ईज़िली ये निकल आएगा। साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना और कॉस को भी एक्सपोनेंशियल में चेंज करके फॉर्मूला यूज़ करके आप जेड ट्रांसफॉर्म निकालना और वो आ जाएगा। ये सब भी राइट साइडेड सीक्वेंस हैं, और इसमें आरओसी इतनी मैटर नहीं करेगी क्योंकि राइट साइड सीक्वेंस है। तो आउटर मोस्ट पोल निकाल लो, उसके बाहर की तो यहाँ पे 2 पोल होंगे, तो उससे कंसीडर, तो यहाँ पे क्योंकि कॉस के टर्म्स में आएंगे पोल तो वो बैरी कर जाएंगे, इसलिए काफ़ी सर्कल्स होंगे। तो यहाँ आरओसी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। एक्स ऑफ एन ए टू द पावर मॉड एन और मॉड ए इज लेस देन 1। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे ए टू द पावर मॉड एन का, तो ये 2 साइडेड सीक्वेंस है जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। तो कैसे इसको अगर एक्सपेंड करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -1 लेंगे जब n, तो a टू दी पावर -n होगा, और a टू दी पावर n होगा जब n को 0 से इन्फिनिटी लेंगे। लेकिन n सारे इंटीजर्स ही हों यहाँ पे, ये याद रखना, क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं। अब x ऑफ z निकालना है, तो इस फंक्शन को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर लिए समेसन को लिमिट के अकॉर्डिंग। तो n इज इक्वल टू -1 से माइनस इन्फिनिटी ए टू द पावर -n जेड टू द पावर -n प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए टू द पावर n जेड टू द पावर -n। अब यहाँ पे सिमिलरली जीपी बना लिए, जीपी का फॉर्मूला पुट कर दिए, यहाँ पे n को -n पुट किए सेकेंड पार्ट में, जहाँ पे सिग्मा यहाँ पे n इज इक्वल टू -n पुट किए हैं, जहाँ पे n की वैल्यूज़ निगेटिव में है। n इज इक्वल टू -1 से माइनस इन्फिनिटी है, वहाँ पे n को -n से रिप्लेस कर दो, तो हमारा फॉर्मूला ये चेंज होके आ जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए जेड होल पावर n। और इधर हमने सेकेंड पार्ट में जीपी डायरेक्ट यूज़ करती है। अब फर्स्ट वाले पार्ट में भी जीपी यूज़ करके दोनों को सॉल्व कर लें। तो फर्स्ट वाले पार्ट से जो आरओसी आप फाइंड करोगे, अगर आप फॉर्मूला देखोगे -z डिवाइडेड बाई z माइनस 1/a, तो इसकी अगर आरओसी कंसीडर करोगे तो इसकी आरओसी आएगी मॉड z लेस देन 1/mod a। और अगर सेकेंड पार्ट की आप आरओसी देखोगे तो मॉड z ग्रेटर देन मॉड a। तो अब हमें, क्योंकि प्लस है और इन ये दोनों आरओसी ये दोनों होनी चाहिए, तो इसलिए इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का। तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा मॉड z ग्रेटर देन मॉड a एंड लेस देन 1/mod a। तो अगर हम इसकी आरओसी ड्रॉ करेंगे
तो ROC एक रिंग टाइप बनेगा जिसमें जो इनर सर्किल है उसकी रेडियस मॉड ए होगी, मतलब उसकी रेडियस ए होगी, और आउटर सर्किल है उसकी रेडियस 1/a होगी। दोनों पोल दिखाए हुए हैं, z इज इक्वल टू ए और z इज इक्वल टू 1/a। ये दो पोल होंगे, दोनों पोल ROC में नहीं होंगे, मतलब कि ये दोनों सर्किल ROC में नहीं होंगे। इसके बीच का जितना पार्ट है वही ROC का पार्ट होगा, क्योंकि ROC डज नॉट कंटेन एनी पोल। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये रिंग है, टू साइडेड सीक्वेंस है, तो आप प्रॉपर्टीज़ 7th प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है x ऑफ n अगर टू साइडेड सीक्वेंस है तो बाउंडेड ऑन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बाई ए पोल। तो ये बाउंडेड है इंटीरियर और एक्सटीरियर पोल से, एंड डज नॉट कंटेन एनी पोल, और कोई भी पोल ये कंटेन नहीं कर रहा है। फिर से अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x ऑफ n। यहाँ पे भी x ऑफ n एक टू साइडेड सीक्वेंस है, क्योंकि एरो है 3 पे और 3 से पहले 1 है। अब इसका z ट्रांसफॉर्म निकालें। ये एक फाइनाइट ड्यूरेशन बोथ साइडेड सीक्वेंस है, फाइनाइट ड्यूरेशन बोथ साइडेड सीक्वेंस। वो जो थी वन साइडेड थी लेकिन इनफाइनाइट ड्यूरेशन थी, ये फाइनाइट ड्यूरेशन है क्योंकि 4 सैम्पल्स ही हैं यहाँ पे। तो अब इसमें भी डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए, सिग्मा n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n z टू द पावर माइनस n, सिग्मा n इज इक्वल टू -1 to 2 बिकॉज n की लिमिट है -1 से 2, x ऑफ n z टू द पावर माइनस n। अब x ऑफ -1 की वैल्यू 1 है, तो x ऑफ -1 की वैल्यू 1 होगी, तो जब n इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो z आएगा, 0 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 4 इंटू जेड टू द पावर -1 आ जाएगा, प्लस 5 जेड टू द पावर -2 आ जाएगा। अब अगर इसमें ROC देखोगे तो ROC में z इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला सर्किल इसमें नहीं होगा, और z इज इक्वल टू 0 वाला सर्किल इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। बाकी एंटायर z प्लेन एक्सक्लूडिंग z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अगर आप प्रॉपर्टीज़ फोर्थ देखेंगे वो सेटिस्फाइड है और 7th भी है। तो 4th प्रॉपर्टी क्या थी, एक बार देख लेते हैं ऊपर। 4th प्रॉपर्टी x ऑफ n इज फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस, देन ROC इज entire z plane except z is equal to 0 और z is equal to infinity और both, दोनों भी लिखना था, और both दोनों भी हो सकते हैं एक साथ। तो क्योंकि यहाँ पे टू साइडेड सीक्वेंस है इसलिए दोनों सर्किल हमें एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। 7th प्रॉपर्टी फिर से देख लेते हैं, x ऑफ n इज टू साइडेड सीक्वेंस bounded on the interior and exterior by a pole and does not contain any pole। तो इसमें दो पोल हैं। अगर आप इस x ऑफ z के रिजल्ट पे आएंगे, x ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 3 प्लस 4z माइनस 1 5z माइनस z टू द पावर -2। तो अगर z इज इक्वल टू 0 लेंगे तब भी x ऑफ z इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और अगर z को इन्फिनिटी लेंगे तब भी ये x ऑफ z इन्फिनिटी टेंड्स हो जाएगा। इसलिए z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाले दोनों सर्किल्स को हमें एक्सक्लूड करना होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एक लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है जिसमें x ऑफ n इज इक्वल टू -b टू द पावर n u ऑफ -n-1। तो इसमें हमने ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की है, तो b को एक बार 1/2 लिया है, एक बार 2 एज्यूम किया है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, लेकिन ये होगा लेफ़्ट साइड सीक्वेंस ही। तो अब इसमें भी सिमिलरली फार्मूला यूज़ कर दें x ऑफ z का, तो x ऑफ z इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n z टू द पावर -n। x ऑफ n जो सीक्वेंस दी हुई है उसको x ऑफ n की जगह पुट कर दो,
तो सिग्मा माइनस को बाहर ले लिया है सिग्मा से, तो सिग्मा n टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी b टू द पावर n u ऑफ माइनस n माइनस वन z टू द पावर माइनस n। अब इसको इसकी लिमिट चेंज कर लो, क्योंकि ये वैलिड होगा -1 से माइनस इन्फिनिटी में, तो n की लिमिट चेंज करके हमने n इज इक्वल टू -1 से माइनस इन्फिनिटी कर दी, और b टू द पावर n z टू द पावर माइनस n, फिर से n को माइनस n से रिप्लेस कर दिया, तो हम मेरा आ गया b टू द पावर माइनस n z टू द पावर n। फिर हमने इसको gp में कन्वर्ट किया, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी b टू द पावर -1 z होल पावर n। अब ये इसमें इनफाइनाइट टर्म्स की gp यूज़ कर ली, b टू द पावर -1 z डिवाइडेड बाई 1 माइनस b इनवर्स z। तो अगर अब इसको सॉल्व करोगे तो x ऑफ z हमारा आएगा z बाई z माइनस 1, लेकिन अगर इसकी ROC फाइंड करोगे मॉड ऑफ b इनवर्स z लेस मस्ट बी लेस देन 1, इसको सॉल्व करोगे मॉड z लेस देन मॉड b, तो यही हमारी ROC होगी। मतलब कि जैसा कि हमने ड्रॉ किया है ROC में देखेंगे आप मॉड z इज इक्वल टू मॉड b, सॉरी z इक्वल टू b का जो सर्किल है उसके अंदर का पोर्शन पूरा ROC होगा, लेकिन z इज इक्वल टू b ROC में नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि वो पोल है, और पोल ROC डज नॉट कंटेन एनी पोल। तो अब अगर देखेंगे आप तो ROC की प्रॉपर्टीज नंबर 6th प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं। x ऑफ n इज लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, देन ROC इज इनवर्ड फ्रॉम इनर मोस्ट पोल टू z इज इक्वल टू 0। तो ये ROC जो है वो कन्वर्ज होगी, हाँ ROC जो कन्वर्ज होगी वो z इज इक्वल टू b वाले सर्किल से z इज इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन तक ये जो है x ऑफ z इसमें वैलिड होगा। तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ आपने देख ली होंगी, तो सारी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब हम ROC के कंक्लूज़न पे आते हैं। कंक्लूज़न सबसे पहले वाई ROC इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब ROC क्यों, ROC को एक तरह से और समझिए जैसे आप वेक्टर पढ़ते थे, वेक्टर और स्केलर, तो यहाँ पे जो जेट ट्रांसफॉर्म है जो आपने पहले पढ़ा था उसमें शायद आप ROC नहीं यूज़ किए होंगे मैथ्स में लेकिन यहाँ पे ROC इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वेक्टर मतलब डायरेक्शन के साथ ROC यहाँ पे उस मतलब कि एक तरह समझिए जैसे आप पहले स्केलर पढ़ते थे फिर वेक्टर पे आए, वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते थे, तो ROC इन्वॉल्व करने से ये एक वेक्टर्ड जेट ट्रांसफॉर्म हुआ जिसमें लिमिटेशंस साथ में चलेंगी, और लिमिटेशंस पे बहुत कुछ डिपेंड करता था, और मैथ्स में आपने जो पढ़ी होगी उसमें शायद ROC नहीं यूज़ करते होंगे, आई थिंक सो। तो यहाँ पे अब खैर हमें समझना होगा कि ROC इम्पॉर्टेंट क्यों थी। तो इसका आंसर है, अगर आप एक फंक्शन ले रहे हैं एक सिग्नल ले रहे हैं a टू द पावर n u ऑफ n, और इसका z ट्रांसफॉर्म लें तो z बाई z माइनस a आता है, और इसकी ROC होगी मॉड z ग्रेटर देन मॉड a। सिमिलरली हमने एक दूसरा सिग्नल लिया जो ऑलमोस्ट अपोजिट है, क्योंकि अबव वाला सिग्नल था वो राइट साइड है, दूसरा वाला सिग्नल लेफ्ट साइडेड है, लेकिन आपने जब जेट ट्रांसफॉर्म किया तो सेम रिजल्ट आया। सेम रिजल्ट आने का मतलब है कि सेम रिजल्ट आया और सिग्नल्स अपोजिट थे। तो अगर आपने जेड ट्रांसफॉर्म किया, आपने देखा कि दोनों का रिस्पॉन्स सेम है, तो आप कैसे कंक्लूड करेंगे? कंक्लूड आप ROC से ही कर सकेंगे। दोनों का रिस्पॉन्स सेम है लेकिन दोनों के दायरे अलग अलग हैं, सिग्नल अपोजिट है लेकिन दोनों एक ही तरह से मतलब रिस्पॉन्स सेम आ रहा है, लेकिन दोनों अपने अपने दायरे में ही रह के
आर दोनों की आरओसी अलग अलग है, रीज़न अलग अलग है। आपको और एक एग्जांपल समझाते हैं आरओसी के लिए। जैसे आ, सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में लक्ष्मण रेखा है के लिए, तो वही जितने जो सर्किल्स होते हैं जिसमें पोल्स लाई करता है, पोल्स का मतलब हुआ वो लक्ष्मण रेखा ही है। लक्ष्मण रेखा ना कहो उसको, लक्ष्मण सर्किल सर्किल कह दो। जैसे कि आप रामायण में आपको याद होगा कि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी। लक्ष्मण रेखा से शायद सीता जी सेफ ना होती अगर उन्होंने लक्ष्मण सर्किल खींचा होता, तो और शायद सर्किल ही खींचा होगा, तभी जो है उनकी सेफ्टी प्रॉपर थी। क्योंकि अगर लक्ष्मण रेखा ही खींची है तब तो पीछे से भी जा सकते हैं लोग। तो इसी तरह से सर्किल्स हैं, इन सब के दायरे अलग अलग हैं। जैसे कि आप इसमें देखो सर्किल्स में पहले वाले एग्जांपल में मॉड z ग्रेटर देन a है, तो यानी कि आपको इस लक्ष्मण सर्किल के बाहर रहना है, लेकिन रिस्पॉन्स एक ही है। और सिमिलरली दूसरा सर्किल देखें तो लक्ष्मण जो सर्किल है उसके अंदर रहना है आपको, लेकिन और रिस्पॉन्स दोनों का सेम है। जैसे आपको एग्जांपल बताएं, कोरोना में क्या है लक्ष्मण सर्कुलर, आप अपने घर में बैठे हैं सेफ हैं, दूसरे लोग भी अपने अपने घर में बैठे हैं सेफ हैं। लेकिन अगर कंसीडर कर लो कि आप सोचो कि उसके घर जाएंगे हमें कोरोना हो जाएगा, और वही वो भी सोच रहा है, इसलिए एक दूसरे से मिलते नहीं। अगर आप सोच लो कि दोनों दो घर हैं, एक आमने सामने ही मान लो, और हम सोच रहे हैं कि सामने वाले घर में कोरोना हो सकता है हमें जाने से, और वही वो भी सोच रहा है कि हमें यहाँ आने से कोरोना हो सकता है। लेकिन अगर सपोज करो दोनों में से किसी एक को कोरोना है, तो वो गया दूसरे के घर, तब फिर वो वहाँ पे खुद भी कोरोना हो जाएगा। तो मतलब कि अगर जो पहला वाला सिग्नल है इसने अपना रीजन क्रॉस कर दिया तो वो इमीडिएटली इनवैलिड हो जाएगा। मतलब कि फिर वो z ट्रांसफॉर्म का रिस्पांस जो होगा वो कंसीडर नहीं होगा, इनवैलिड z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफरेंट है तो। ठीक है, तो कंक्लूज़न यही है, आरओसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए जेड ट्रांसफॉर्म में। और जेड ट्रांसफॉर्म में मेरी समझ से कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही था कि आरओसी समझ ली जाए, उसके बाद तो सारी चीज़ें इजी हैं। तो अब आपको हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको जेड ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका वीडियो बनाएंगे, और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स रहेंगी फिर जेड ट्रांसफॉर्म की वो सारी सॉल्व करके वो वीडियो देंगे, उसके नोट्स भी देंगे। और उसके बाद जो वीडियो होगा वो एक इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म का देंगे बना के, और उसके नोट्स भी देंगे। फिर आपकी यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 ही पार्ट हैं, लेकिन अब आप पूरा जेड ट्रांसफॉर्म अपने से भी पढ़ के समझ सकते हैं। आप को मतलब हमें होप है कि आपको सारे पूरा जेड ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म भी अगर आप अपने से ट्राई करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि उधर आगे के पोर्शंस में कोई नई चीज़ नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही हैं जो आप पीछे पढ़ चुके होंगे। प्रॉपर्टीज़ भी जो जेड ट्रांसफॉर्म की हैं वो कन्वोल्यूशन में जैसे पढ़ी थी उसी तरह से हैं, लीनियरिटी, टाइम डिले वगैरह। तो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी भी है, तो कन्वोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है, तो वो सब प्रॉपर्टी उसमें पढ़ेंगे, प्रूफ भी देखेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है लास्ट में कि आप जो भी घर में सॉल्व करें और जितने नोट्स बनाएं हमें गूगल क्लासरूम में भेजते रहें, जिससे कि हम आपको कुछ गाइड कर सकें यहाँ से। ठीक है, और थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।